माननीय मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं दिव्यांग भाइयों की जो बात है उसको 4 लाइनों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि है हमराही माना कुछ कमी रही मेरे रहबर की, नसीब ने कुछ ठोकर मारी है, मैं हैरान परेशान नहीं हूँ, फिर भी जिंदगी से उदास नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, शक्ति मेरी आत्मा के रग रग में बसी है। आत्मा कहाँ कभी विकलांग होती है तो लोगों की मानसिकता। हे दुनिया वालों, मुझे मेरी क्षमताओं के लिए जानो, मेरी दिव्यांगता को मेरी लाचारी पहचान ना बनाओ। माना कुछ शरीर से दिव्यांग हूं, पर विचारों से विकलांग कदापि नहीं हूं, किसी का मोहताज नहीं हूं, रखता हूं परिश्रम, कोशिश को सदा बुलंदी पर, हर मुश्किल असंभव कार्य को कर जाता हूं। कभी गिराओगे तो खुद उठ भी जाओगे, कभी लड़खड़ाओगे तो खुद संभल भी जाओगे। जब तुम थामोगे हौसलों का दामन तो एक दिन शिखर पर तुम चढ़ भी जाओगे, शिखर पर तुम चढ़ भी जाओगे। माननीय सभापति महोदय, ये सरकार दिव्यांगों के लिए प्रदेश का पहला और देश का तीसरा विश्वविद्यालय लेके आई है, विधेयक लेके आई है। और ये विश्वविद्यालय लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं देख रहा था सामने से जो सदस्य जो अपनी बात रख रहे थे, उपनेता प्रतिपक्ष तो उनका फिक्स है कमियां निकालना, और ये बात भी अब कहने लग गए कि पिछले 5 साल की इस 5 साल की बात नहीं करें। मैं पिछले 5 साल की और इस 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 75 साल की बात कर रहा हूं। माननीय उपनेता महोदय, पिछले 75 वर्षों में किसने इन दिव्यांगजनों की सुध ली? किसने इनका ध्यान दिया? अभी आप लोग डिमांड तो बहुत रख रहे हैं, अगर इनके लिए स्पेशल टीचर कहां से आएंगे, इनके आपने अब तक क्या किया है, तो स्पेशल टीचर कहां से आएंगे? ये संस्थान खुलेंगे तभी तो आएंगे भविष्य में। आज जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर हैं, देश के अंदर हैं, उनकी बेस्ट जो स्कीम है वो राजस्थान के अंदर चल रही है। माननीय उपनेता महोदय, आपने कई बातें कही, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने पूछा कि जोधपुर में अभी कितने बच्चे आप लोगों के यहां पे पढ़ रहे हैं। जोधपुर नेत्रहीन कॉलेज में हमारे 40 दिव्यांग छात्र जो हैं वो अभी लाभान्वित हो रहे हैं। आपने ये भी कहा कि 8 करोड़ में कौन सा विश्वविद्यालय बन जाएगा? 8 करोड़ का नहीं है, 72 करोड़ रुपए का ये विश्वविद्यालय बन रहा है। 8 करोड़ रुपए की शुरुआत तो होगी, नींव तो भरेंगे तभी तो ऊपर लेंटर आएगा। एक शुरुआत हमने की है। जमीन हमने, देवनानी जी और दिलावर साहब तो कह रहे थे कि जमीन ही पता नहीं है कि नहीं है। आप लोग कभी, क्योंकि जामडोली आपने कभी जाके देखा नहीं, जहां हमारा सेंटर चल रहा है वहां आप कभी नहीं गए। आप जाके देखते तो आप ये बात ही नहीं करते। हमने इसकी जमीन भी चिन्हित कर ली, पूरा स्ट्रक्चर भी हमने तैयार कर लिया। हमारे माननीय सदस्य जो रामगंज मंडी से आते हैं, उन्होंने कहा कि जो आप अतिरिक्त पेंशन 1000 की दे रहे हो वो तो मरे हुओं को दे रहे हैं। क्या शब्द आप यूज करते हैं?
किस प्रकार की भाषा आप बोलते हैं? आपको जो बोलना था बोल दिया आपने, अब उनको बोलने दो। माननीय सदस्य, एक बार आप आपने जो बोल दिया। आप बैठिए 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 प्लीज, बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए आप बैठिए। अरे बैठिए आप, बैठिए 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 प्लीज बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए आप बैठिए। लेट हिम कंटिन्यू। माननीय सभापति महोदय, आप खुद जो है इस विभाग के मिनिस्टर रहे हैं, उस समय आपने क्या काम किए? आपने 1000 रुपए उस समय क्यों नहीं जोड़े? आप उस समय जोड़ जाते तो हमें जोड़ने नहीं पड़ते। पर आप लोगों का जो रिपोर्ट कार्ड है ना, 0 है। मैंने सारा देख लिया विभाग के अंदर। आपने कहा कि इनकी कोई मदद ही नहीं कर रहे हैं। पहली बार इतिहास में सबसे अधिक दिव्यांगजनों को अगर छात्रवृत्ति मिल रही है तो आज की तारीख में मिल रही है। आज की तारीख में सबसे अधिक संख्या है। छात्रवृत्ति हम दे रहे हैं, कृतिमंग हम दे रहे हैं, उपकरण दे रहे हैं। स्कूटी योजना हमने चलाई है, 2000 स्कूटी पिछली साल की बांटी है, 5000 इस साल की बटने लग रही है लगातार। कल भी अजमेर के अंदर बटी है हमारी स्कूटियां। 170 स्कूटी कल मालवीय जी बांट के आए। रेगुलर पूरे प्रदेश के अंदर हमने इनका ध्यान रखा है। देवनानी जी ने भी वही बात कही है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। अभी शुरुआत होने दीजिए, फिर करेंगे इनकी सारी व्यवस्थाएं। आपने कहा छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई है, हमने 40 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए और 50 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए हमने इनकी छात्रवृत्ति की है। हमारे जो माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे बातें रखी है, चंद्रकांता जी ने, उन्होंने जो जो डिमांड रखी है ऑलरेडी सारी हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, हम प्रक्रिया भी ऑनलाइन रखेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, डिजिटल रूप से इनको पढ़ाने का भी काम हमारा रहेगा, कौशल का भी हमारा काम रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बलवान पूनिया जी को, जिन्होंने 10 लाख रुपए की सहायता की बात की। आपने एक बात कही जो 10 लाख की जैसे ही कही और संयम जी ने उस चीज़ को अच्छा बताया, तो आपने कहा कोई कंगले हैं क्या, सरकार कंगाल है क्या? आप किसी की मदद यही सोच के करते हैं क्या वो अगला कंगाल है? ये आपकी मेरी समझ में नहीं आता। हर बार आपकी जो मंशा जो है, किस प्रकार की आपकी सोच इन लोगों के प्रति, यानी कोई किसी की मदद करे तो कंगाल है। मंत्री जी, आप तो इन सारी बातों का लब्बे लुबाज ये बता दो कि आप इस विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य कब प्रारंभ कर दोगे? वो रोड में बता दो। हम तो सारे कमियां हमारे में ही हैं। अगर आप अपने कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय के अंदर एक कक्षा किसी की लगा दो ना, कैरिकुलम बना लो, सब और उसका सिलेबस बना दो, तो मुझे आगे नीचे मंत्री जी को अपना जवाब पूरा करने दीजिए। बोलिए माननीय उपनेता जी, क्योंकि आपको ये इस प्रकार से लगता है आप जब सरकार में थे आप लोगों ने कोई काम समय पे पूरे किए नहीं, आपके कामों की शुरुआत हुई नहीं। ये अशोक गहलोत की सरकार है, बजट घोषणा होते ही काम शुरू हो जाते हैं। हमारी बजट घोषणा थी, आज बिल भी यहाँ पे पारित हो। अब शुरू करने के लिए भी पिछली बार की बजटीय घोषणा है आपके महाराज, पिछली बार की बजटीय घोषणा, आज तो एक्ट लेके आ रहे हो। शुरू करने के लिए एक्ट आया है, 1 साल बाद एक्ट ला रही है सरकार, गंभीर है। कंप्लीट करने दीजिए उनको अपना। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये ऐसी पिछली सरकार रही जिन्होंने हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो पास होने के बाद में इन लोगों ने बंद कर दिया, अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी इन लोगों ने बंद कर दी। ये खुद तो शुरू करते नहीं है, जो हमारी सरकार शुरू करती है उसको बंद करने का काम करते हैं। मैं आपको ये मौका छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपको ये मौका छोड़ेंगे नहीं। हम इसको शुरू करेंगे, पूरा करेंगे। दोबारा हमारी सरकार आएगी, हम इसको कंप्लीट दिव्यांगों के लिए हम खासाकोटी में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, विश्वविद्यालय और खासाकोटी में। शर्म करो, शर्म। विकलांगों के साथ तो मत करो कम से कम। मैं बताऊंगा आप, क्योंकि इनको प्रॉब्लम हो रही है। माननीय सभापति महोदय, आप इनकी सच बातों सुनने बताइए, अपना जवाब की पूरा हिम्मत कीजिए। बहुत कम लोगों में होती है। माननीय सदस्य, आप अपना कंप्लीट करिए। और आपसे भी निवेदन है माननीय उपनेता, जब मंत्री जी बोल रहे हैं तो सिस्टम नहीं है। इन्होंने लगातार इतनी असत्य बातें कही, मैंने बीच में टोका नहीं। हाँ प्लीज। मैं
आपने कुछ बातें कही, सरों के अंदर भी आपने दिव्यांगों के लिए क्या किया। आपने मोदी जी की जो नाम बदलने वाली जो है, क्योंकि उन्होंने निर्मल भारत का स्वच्छ भारत कर दिया, राजीव गांधी सेवा केंद्र का आपने अटल सेवा केंद्र कर दिया, जो निःशक्तजन थे उनका नाम उन्होंने दिव्यांग कर दिया। मैं इस चीज की गलत नहीं ठहरा हूं, सिर्फ नाम बदला है। उनके लिए किया क्या है? कौन सी उन्होंने स्कीम चला दी? कौन सा उन्होंने दिव्यांगजनों की मदद करने के लिए अभियान चलाया है? सिर्फ और सिर्फ नाम बदल के एक इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं कि ये कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए किया है, हमने आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 4% किया है। प्रमोशन पहले नहीं होता था, हमने 4% प्रमोशन दिया है। हमने आयु की सीमा के अंदर 5 साल की छूट दी है। हमने अंकों में 5% की रियायत दी है माननीय सभापति महोदय। और आप कह रहे थे 1000 रुपए अलग से आर्थिक सहायता, जो ऐसे विकलांग हैं जिनको सहारे की जरूरत होती है उनको हम 1000 के रुपए की अलग से सहायता देते हैं। बीपीएल के समान सुविधाएं कोई छोटा निर्णय नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। स्कूटी अभी मैंने बताया आपको, 7000 स्कूटी हम बांट चुके हैं अब तक और बंटने लग रही है। 5000 अगली साल की और हम तैयारी कर रहे हैं। हमने, आप कह रहे हो ना कि इसके अंदर आप क्या करोगे, सांकेतिक भाषा के डिप्लोमा इन साइंस लैंग्वेज पाठ्यक्रम की मान्यता भारतीय पुनर्वास परिषद से प्राप्त हो चुकी है। पाठ्यक्रम का संचालन हम इसी सत्र से शुरू कर देंगे, 23-24 से। पूरे देश के अंदर अलवर जिले को दिव्यांग जनों के अंदर अच्छे काम के लिए, सशक्तिकरण के लिए पूरे देश के अंदर फर्स्ट का अवार्ड मिला है। अलवर को, राजस्थान को मिला है। हमने 2 कॉलेजों की स्थापना कर दी है। बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास गृह के लिए काम चल रहा है, आप जाके देखिए। लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से वहां पे काम होगा। बौद्धिक दिव्यांग शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में विशेष शिक्षा के 35 प्रशिक्षणार्थियों हेतु DHI का पाठ्यक्रम हमने शुरू कर दिया। ये ऐसी चीजें हैं जो पहली बार शुरू हुई है, पहले कभी हुआ नहीं। आप पूछेंगे भाई इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य रूप से उद्देश्य जो है शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान, क्योंकि अब तक अनुसंधान कहीं होता नहीं था। शिक्षण प्रशिक्षण की तो बात जरूर होती थी, लेकिन अनुसंधान का पहली बार काम सरकार कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पुनर्वास। उन दिव्यांगजनों को इस प्रकार से सक्षम बनाना, आज वो यहाँ पे अनुसंधान करेंगे, यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करेंगे, यहाँ पे डिग्री प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की है कि आगे हम स्पेशल की जो सीटें हैं वो बढ़ाएंगे, तो उन लोगों को उसके अंदर चयन होगा। वो हमेशा यूं नहीं रखेंगे, वो सक्षम बनेंगे। हम उनको सक्षम बनाना चाहते हैं, उनको एक्सीलेंस प्रोफेशनल्स के लिए तैयार करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके लिए स्पेशल इसके अंदर की जाएंगी। पारंपरिक शिक्षण और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संदर्भित दिव्यांगता पुनर्वास, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, समुदाय आधारित पुनर्वास, मनोविज्ञान पुनर्वास, वाक चिकित्सा, पुनर्वास चिकित्सा, व्यावसायिक परामर्श और पुनर्वास, योग और पंचकर्म। इसके साथ साथ समाज शास्त्र, सामाजिक कार्य प्रबंध इत्यादि का ध्यान भी इसके अंदर हम रखेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप इनके अंदर कौन कौन से पाठ्यक्रम आप संचालित करेंगे। हम इसमें D.Ed बौद्धिक दिव्यांगता के संचालित करेंगे, B.Ed बौद्धिक दिव्यांगता के करेंगे, D.Ed श्रवण बाधित दिव्यांगता के करेंगे, B.Ed श्रवण बाधित दिव्यांगता के करेंगे, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के भी शुरू करें, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो दिव्यांगजनों को जिनकी लगातार जरूरत पड़ती है। आपने ये भी कहा कि भाई वो जो रेगुलर कोर्सेज हैं वो भी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो विषय भी इसके अंदर होंगे। हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, इतिहास रहेगी, अर्थशास्त्र रहेगा, राजनीति शास्त्र रहेगा, समाज शास्त्र रहेगा, समाज कार्य रहेगा, मनोविज्ञान रहेगा। ये इस प्रकार के काम हैं जो हम इसके अंदर करेंगे। साथ के साथ
इसके अंदर ये बात आई सदन से कि भाई दिव्यांगजन है, उनको स्पेशल प्राथमिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। वो प्राथमिकता हम देंगे। मुख्य रूप से मैं जो आज के परिवेश को देखते हुए जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो हमने कल्पना की है और जो हमने इसका रोड मैप की पूछ रहे थे कि इसका रोड मैप क्या है, वो मैं बताना चाहूँगा। पूर्णतया आधुनिक वाईफाई, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट एलईडी टीवी, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, मल्टीमीडिया मॉडल, ये सारी चीजें हम इसके अंदर लेके आएंगे। मॉडर्न कंप्यूटर लैब इनके लिए हम इसके अंदर लेके आएंगे। पूरा जो बिल्डिंग रहेगी वो कहीं भी बाधा रहित रहेगी, कहीं भी उनको बाधा नहीं आएगी आने जाने में। इस प्रकार का हमारा परिसर हम तैयार कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया, जॉब रिलेटेड इसको हम तैयार कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों को आने वाले समय में जॉब मिले, आत्मनिर्भर हो। कौशल की ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाएगी। ब्रेल लाइब्रेरी, ऑडियो बुक्स इसके अंदर रहेंगी। यहाँ पे प्लेसमेंट सेल हम बनाएंगे। रोजगार मेलों का आयोजन भी हम इसके अंदर करेंगे। ये सारी चीजें, फिजियोथेरेपी की भी रहेंगी। इस प्रकार से सारी चीजें रहेंगी। मैं इस अवसर पर बस ये लास्ट पन्ना है और ये आप ये समझ लें कि इस गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पेंशन जो है हर वर्ष अब 1000 रुपये कर दी है और हर वर्ष 15% बढ़ाई जाएगी। कितनी खुशी है। माननीय सभापति महोदय, मैं कल गाँव के अंदर दौरे पे गया था, लोगों ने धन्यवाद दिया कि अशोक गहलोत को धन्यवाद देना कि जिन्होंने हमारी पेंशन 500 की, उन्होंने हमारी पेंशन 750 की, अब 1000 कर दी और हर साल 15% बढ़ेगी तो 5 साल में 2000। यूं इशारा करते हैं। कितनी हो जाएगी बेटा, कितनी बड़ी बात है। उस व्यक्ति ने बुजुर्गों का, दिव्यांगजनों का, महिलाओं का, सबका सोचा है। आप लोगों ने तो नहीं की। आप लोगों के समय में जो आप भारत सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, भारत सरकार ने 80% का तो एक राइडर अलग लगा दिया और बीपीएल के जो दिव्यांग हैं या सीवियर दिव्यांग हैं, उन्हीं को पेंशन देती है। मात्र 25,000 लोगों को ही भारत सरकार पेंशन दे रही है और राजस्थान दे रही है 6.25 लाख से अधिक लोगों को। अंतर देख लीजिए, दिन रात का अंतर है। बातें बहुत बड़ी करते हैं, बातों में तो कोई कमी नहीं। वो हमारे कहते हैं कि एक कहावत है कि बातों के विसर तो ब्याह नहीं बिगड़ने देते हैं, लेकिन धरातल पे लेना देना कुछ है नहीं। मन की बात होती है, काम की बात होती नहीं है। हम जो है इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा विधेयक है, इसको मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 को पारित किया जाए। अच्छा, प्रश्न ये है